नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। फैलाओ पंख स्वप्न के, खुला पड़ा आकाश, रखो भरोसा रीढ़ पर, रखो सुदृढ़ विश्वास। रीढ़ को हमारे जीवन की लाइफलाइन माना जा सकता है। जितनी फ्लेक्सिबल और स्वस्थ या सशक्त हमारी रीढ़ होगी, उतना ही बेहतर बनता है हमारा स्वास्थ्य। लेकिन कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है, जिसमें पैरालिसिस तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उस व्यक्ति को साथ ही उसके परिवार को कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी दुर्घटना या फिर स्पाइनल इंजरी की वजह से उत्पन्न होती है। किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचाव किया जा सकता है और कैसे हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का विस्तृत प्रबंधन, इस विषय पर आज हम बात करेंगे और समझेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के बारे में। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा, आप चीफ हैं स्पाइनल सर्विसेज एंड मेडिकल डायरेक्टर इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ही इज डायरेक्टर सेंटर फॉर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई से। और आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार पांडे, ही इज हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एम्स पटना से। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और आज का जो विषय है उसके बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, बहुत सी जटिलताएं उसके जीवन में हो सकती हैं और आमतौर पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज देखी जाती है युवा वर्ग में या फिर मध्य आयु वर्ग में, जिनके सामने अपना आगे आने वाला जीवन होता है और परिवार की जिम्मेदारी भी। तो किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मामले में मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इलाज के क्या विकल्प उपलब्ध हैं, विस्तार से होगी बात। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फ़ोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर छाबड़ा, आपसे ही समझना चाहेंगे, जब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो क्या अवस्था है, कितनी गंभीर है और क्यों चिंतापूर्ण स्थिति बन जाती है? किरण जी, ये बहुत अहम सवाल है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक समय तक, बहुत पहले नहीं, 8 दशक पहले तक कहा जाता था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं करना चाहिए। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब काफ़ी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, उदाहरण से 80% लोगों की मृत्यु 1 साल में ही हो गई और खाली 1% लोग 20 साल तक जी पाए। अब क्यों ये इतनी डिवास्टेटिंग बीमारी है, अगर उस पर ध्यान देना चाहेंगे तो ये इसीलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी, जो कि एक सुरक्षित सुरंग बनाती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से, ब्रेन से नीचे आती है और इससे नर्व्स निकल के शरीर के हर भाग को सप्लाई करती है। तो अगर किसी कारण ये रीढ़ की हड्डी में चोट आए, चाहे ट्रॉमा से, चाहे बीमारी के कारण, और उससे स्पाइनल कॉर्ड पे असर हो, तो स्पाइनल कॉर्ड के सारे फंक्शंस, हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण, बाउल ब्लैडर कंट्रोल जिसे कहते हैं, कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, स्वेटिंग, ऐसे फंक्शंस अपूर्ण या पूर्ण रूप से उन पे असर हो जाता है। और अगर ये कंप्लीट इंजरी हो तो ये हमेशा के लिए इंसान चोट के नीचे पैरालाइज हो जाता है। तो अगर गर्दन में चोट हो तो दोनों हाथ, दोनों पैर रह जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। इसे हम टेट्राप्लीजिया कहते हैं, यानी कि टेट्रा मतलब 4, प्लीजिया मतलब पैरालिसिस। अगर ये गर्दन से नीचे हो तो धड़ का वो हिस्सा और दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं, जिसे हम पैराप्लीजिया कहते हैं। तो सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कल तक बिल्कुल भाग दौड़ रहा था, और जनरली यंग लोगों में होता है, और परिवार के मेन ब्रेड अर्नर जो सबसे ज़्यादा परिवार को चलाता है, उसी में अगर चोट आने के कारण एकदम से व्हीलचेयर पे वो
सीमित रह जाए जी। तो ना खाली एक शारीरिक बड़ा धक्का लगता है पर एक मानसिक भी धक्का ना खाली इंसान पे पर पूरे परिवार पे लगता है। इसीलिए कहते हैं इट इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग एलिमेंट दैट कैन अफ्लिक्ट मैनकाइंड। सबसे भयानक बीमारी जो इंसानों में हो सकती है उनमें से ये एक। जी, बहुत ही गंभीर अवस्था हो सकती है। जाहिर तौर पर जिस व्यक्ति का जीवन आज तक ठीक चल रहा था, सडनली किसी दुर्घटना की वजह से या फिर स्पाइनल कॉर्ड की चोट की वजह से अगर जीवन बदल जाता है, बहुत असहनीय पीड़ा भी मानी जा सकती है और आगे का जीवन कैसे जी पाएंगे, इसको लेकर कई प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, आमतौर पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज की बात करें तो क्या कारण देखते हैं जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड को क्षति हो सकती है? कॉर्ड इंजरी अगर चोट लगने के कारण होती है तो चोट या तो एक्सीडेंट में होता है या फॉल्स में होता है। इंडिया के अंदर हमने जब रिसर्च किया उसे पता किया कि फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपरी जगह से गिरने की वजह से चोट हो सकती है, कोई वजन अपने ऊपर गिर जाए उसकी वजह से चोट लग सकती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन होते हैं। एक्सीडेंट, आप गाड़ी में बैठे हैं या आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं, किसी ने आपको हिट कर दिया। तीसरा, इंडिया में पेडेस्ट्रियन इंजरी भी काफी कॉमन होती है। आप अपने पास फुटपाथ प्रॉपर नहीं होते हैं, आप चल रहे हैं, कोई पीछे से व्हीकल है उसने आपको हिट कर दिया। तो इंडिया में जो दो कॉमन कारण है वो फॉल्स हैं, चाहे वो हाइट से हो या आपके ऊपर वजन गिर जाए, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो वहां पे लग जाए, या आप रोड पे जा रहे हो, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, या आप रोड पे चल रहे हैं और किसी गाड़ी ने आपको हिट कर दिया। आजकल नई काफी रीजन भी आए हैं। आजकल असॉल्ट काफी कॉमन है, उसमें भी ऐसा होता है। स्पोर्टिंग इंजरी में भी काफी कॉमन देखा गया है आज की दौर। डॉक्टर संजय पांडे, आपसे ये समझ लें कि जब किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, जैसा डॉक्टर छाबड़ा भी जिक्र कर रहे थे, तो व्यक्ति को लगता है कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, शायद कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। पहले तो लोग आगे का इलाज भी नहीं करवाते थे, ये सोचकर कि कहीं समस्या और ज्यादा बढ़ ना जाए और जो कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा उसके जीवन को प्रभावित ना करने लगे। रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी की बात करें, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ऐसे केसेस में जिस व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो? डॉक्टर पांडे के पास हम जाएंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं डॉक्टर छाबड़ा, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं जब किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करने का जो प्रोसीजर है या मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए किरण जी, जो इलाज है वो साइट ऑफ एक्सीडेंट से ही शुरू होना चाहिए। एक आदमी अगर किसी एक्सीडेंट में फंस गया, कार में ट्रैप्ड है या माइन में ट्रैप्ड है, तो उसे कैसे ठीक तरह निकालना ताकि रीढ़ की हड्डी और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की क्षति और बढ़े ना, इंजरी और बढ़े ना, तो एक्सट्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ क्योंकि कई लोग ऐसे, क्योंकि सांस की शक्ति भी गर्दन से C3, 4, 5 नर्व से होती है, तो अगर वहां की चोट हो तो सांस एकदम से रुक सकता है। तो फर्स्ट एड साइट ऑफ एक्सीडेंट पे बहुत जरूरी है, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सारा मेंटेन रहे। इसके अलावा कैसे जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जाए ठीक से नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, और वहां से एक डेफिनेटिव स्पाइनल इंजरी सेंटर पे, यह बहुत अहम है। एक्यूट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं शरीर के किसी भी ऑर्गन में, उसको प्रिवेंट किया जाए, जल्दी डिटेक्ट किया जाए, और अगर आए तो उसको ठीक से इलाज किया जाए। पूरा एवैल्यूएशन हो, ना खाली फिजिकल एवैल्यूएशन, रेडियोलॉजिकल, MRI, CT, एक्सरे से। जो चोट है ना, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है, उसको सर्जरी से ठीक करना या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक होगा, वो फैसला करना। तो ये सारे एक्यूट मैनेजमेंट में आ जाते हैं और इसी के बाद रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका सबसे ज़्यादा असर हो सकता है ओवरऑल आउटकम पे, वो प्री हॉस्पिटल केयर और एक्यूट मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए चोट जहां लगे वहां से अस्पताल तक पहुंचने में क्या इलाज होता है वो भी बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एड सही होना चाहिए। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, सही तरीके से व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना और जल्द इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय पांडे हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय पांडे, बहुत स्वागत आपका डिस्कशन में। आपसे ये जान लें कि जब किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, एक तो हुई चोट लगने के बाद जो फिजिकली असर करती है, उसके साथ जो उस
उसकी साइकी है, मेंटल है, क्योंकि ट्रॉमा जो है सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, किस तरह से उस पूरी जो दशा है उसमें से व्यक्ति को निकालने का कार्य किया जाना चाहिए एक टीम वर्क के तौर पर, क्योंकि न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि परिवार के लिए भी एक बड़ा ट्रॉमा रहता है इन केसेस में। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और डॉक्टर छाबरा और प्रीवियस स्पीकर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने जो बताया, तो ऐसा है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, ये एक सिर्फ परिवार, पूरे व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को और पूरे समाज को एक तरह से प्रभावित करती है जी। इट इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग इंजुरी। जैसे वो व्यक्ति एक सही जीवन व्यापन कर रहा था, अपने परिवार का, घर का और समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा था, और अचानक से उसके स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो गई और वो पैरालाइज्ड हो गया, और अभी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने फैमिली पे, समाज पे और परिवार पर। तो आप ये समझ सकती हैं ये कितना बड़ा बोझ है। और जहाँ तक ये है, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक, फिनेंशियली, सामाजिक, मोरली, हर तरह से उस इंसान को प्रभावित करती है ये बीमारी जी। क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए बल्कि अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए, जैसे उसको शौचालय जाना हो, उसको मल मूत्र का त्याग करना हो, उसके लिए भी सारे पे डिपेंडेंट हो जाता है। कई परिस्थितियों में वो अपने करवट भी नहीं बदल सकता बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसको प्रेशर इंजरी हो जाती है, बेड सोर हो जाते हैं, बदन में सारे घाव पड़ जाते हैं, जिनका केयर कर पाना घर वालों के लिए या इवन फिजिशियंस इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इससे आप समझ सकती हैं कितनी खतरनाक और गंभीर बीमारी है। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जब स्पाइन इंजरीज की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद सिर्फ फ्रैक्चर या हड्डी ही प्रभावित होती है। किस तरह के अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे जाएं, नर्व्स किस तरह से प्रभावित हो सकती हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस व्यक्ति को हो सकती हैं अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई हो? देखिए किरण जी, पहला चीज तो जैसे आपने पूछा इंजरी के वजह से क्या क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला चीज एहसास चला जाता है, सेंसेशंस चले जाते हैं इंजरी के नीचे, हाथ पैर के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, लेटन पेशाब पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, पैरों में स्पैजम्स आते हैं, इवन सेक्सुअल फंक्शन भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपना डेली काम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। दूसरा, अगर प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती हैं वो अगर अपन मूव नहीं करेंगे, बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो घाव बन जाते हैं, जिसको हम बेड सोर या प्रेशर अल्सर्स कहते हैं। हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, पेन हो जाता है, पेशाब का ट्यूब लगा होता है तो उसमें लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाती हैं, वहाँ फिस्टुलास बन जाते हैं, अपन मलमूत्र मोशन नहीं कर पाते, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो जाते हैं। तो बहुत सारी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ केयर जो होती है वो और बढ़ जाती है। तो अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगी तो रिहैब का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पहला चीज की कॉम्प्लिकेशन को अपन प्रिवेंट कर सके ताकि वो पेशेंट रिहैब के लिए तैयार हो सके। अगर वो कॉम्प्लिकेशन साहब में ध्यान कॉम्प्लिकेशन तरफ लग जाएगा, उसको टाइम पे रिहैब नहीं मिलेगा तो आगे लाइफ में बहुत दिक्कत आती है। जी, तो रिहैबिलिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर छाबड़ा, जब किसी व्यक्ति को इंजरी हुई, मान लीजिए एक एक करके स्थिति समझ लेते हैं, मान लीजिए किसी के हाथ नहीं चल रहे या किसी के पैर नहीं चल रहे, कितना समय लगता है जो मूवमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा न्यूट्रल करने में, और कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें रिकवरी कुछ हद तक पॉसिबल हो सकती है? पहले मैं आपने जो बाद में सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा जी। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट से स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स उस लेवल में पूर्ण रूप से उन पे असर हो जाए, सारे सेल्स अगर जीवित ना रहें, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सेल्स रीजनरेट नहीं करते। तो इसीलिए जैसे और कहीं अगर शरीर में चोट लगे तो आसपास के सेल्स रीजनरेट करके जख्म भर देते हैं, पर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ये संभव नहीं है। तो इसलिए अगर एक बार पूर्ण रूप से चोट लगे तो वो हमेशा आदमी पैरालाइज रह जाता है, इसे हम कंप्लीट इंजरी कहते हैं। आपने कहा अगर अपूर्ण रूप से चोट लगे, इनकम्प्लीट इंजरी हो, जिसका पता चलता है अगर नीचे थोड़ा भी एहसास हो, खास तौर से कहते हैं स्टूल के रास्ते के आसपास थोड़ा भी एहसास हो, क्योंकि ये टर्मिनल फाइबर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, थोड़ा भी वहां कंट्रैक्शन हो, तो स्पाइनल कॉर्ड के अगर 10% सेल्स भी जीवित रह जाएं तो वो फंक्शनली पूरा रिकवर करके, न्यूरोलॉजिकली रिकवर करके, संभव है कि बिल्कुल नॉर्मल भी दोबारा हो जाए। तो इसीलिए डिवाइड करते हैं कंप्लीट
और इनकम्प्लीट इंजरीज में। तो इनकम्प्लीट इंजरीज जनरली जरूर रिकवर करेंगे। आपका दूसरा सवाल था शायद कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा। तो पूरा जो आपने सुना कि इलाज साइट ऑफ एक्सीडेंट से, एक्यूट मैनेजमेंट से, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, जो कि ना खाली फिजिकल रिहैबिलिटेशन है, साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन, मतलब जो मानसिक तनाव इंसान पे परिवार में आता है, सेक्सुअल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, इंटीग्रेशन इनटू द कम्युनिटी, सारा एक बहुत बड़ा इलाज होता है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है। और इसमें अगर पैराप्लेजिक्स हो, जैसे हमने कहा कि अगर धड़ और दो पैर ना काम कर रहे हो, तो इनमें तकरीबन 6 से 8 हफ्ते का रिहैबिलिटेशन जरूरी होता है, पुनर्वास जरूरी होता है। और अगर गर्दन में चोट हो, क्योंकि तब दोनों हाथ और पैर भी नहीं काम कर रहे, तो ज़्यादा टाइम लगता है उनको रिहैबिलिटेट करने में, तो उनमें 12 हफ्ते से 6 महीने कोई भी टाइम, और कई बार साल, 1.5 साल भी लग सकता है, जो ऊपर की चोट होती है जिसमें बिल्कुल कोई हिलने का एहसास ना हो। तभी कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक सबसे एक्सपेंसिव मेडिकल मैनेजमेंट्स में माना जाता है। जी डॉक्टर छाबड़ा, किस तरह से अगर किसी की स्पाइन सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है, नई तकनीकों में बात की जाए तो रोबोटिक्स का जिक्र आता है, कितनी बेनिफिशियल हो सकती है ऐसे केसेस में? देखिए, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, एक तो पहले बताऊंगा, एक मिथ है सोसाइटी में, अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़े तो वो कभी सफल नहीं होता, हमेशा पैरालाइज हो बहुत जाता है। लोग इसी वजह से नहीं करवाते। जी, तो ये बिल्कुल एक मिथ है। जब ऑपरेशन की जरूरत हो तो सर्जरी ना कराने के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं, ना कि कराने के। अब स्पाइन सर्जरी बिल्कुल सेफ है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक है जिसमें कि प्रिसीजन से जहां आपने काम करना है वहीं जाता है। पहले तो जैसे इमेज गाइडेड सर्जरी होती थी, इंसान का हाथ में एरर्स हो सकते थे, फिर नेविगेशन टेक्नोलॉजी से प्रिसीजन आई, पर उसमें भी अगर हाथ इधर उधर हिले तो प्रिसीजन पे इफेक्ट हो सकता है। यहां आप देख रहे हैं कैसे रोबोटिक इफेक्टर आर्म से बिल्कुल सही जगह जहां स्क्रू ने जाना है वहीं पे जाने से प्रिसीजन बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह और टेक्नोलॉजीज हैं जैसे न्यूरो मॉनिटरिंग, जिससे पता चले कि हाँ अगर स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल साथ में, उस पर कोई असर तो नहीं हो रहा, उसके कारण कोई अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उसी समय आप उसको असर कर सकें। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसने स्पाइन सर्जरी को बिल्कुल सेफ कर दिया, चाहे वो स्पाइनल इंजरी हो या कोई भी स्पाइन की बीमारी हो, स्पाइन सर्जरी सेफ है। जी, न्यूरो मॉनिटरिंग किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है और क्या उपयोगिता रहती है डॉक्टर छाबड़ा इसमें? न्यूरो मॉनिटरिंग देखिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बिल्कुल साथ हैं जहां आप काम कर रहे हैं और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, तो न्यूरो मॉनिटरिंग क्या है, हर समय आप कुछ इलेक्ट्रोड से नीचे से स्टिमुलेट कर रहे हैं और ब्रेन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन मॉनिटर कर रहे हैं। तो कभी भी उस पर थोड़ा भी असर हो तो उसी समय आप देख सके कहां गलत गए, कैसे ठीक करना है, क्या एक्शन लेना है, तो उससे आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए हर समय ऑपरेशन के दौरान स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन मॉनिटर करते हैं और मल्टी मॉडल न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें सेंसरी पाथवेज, मोटर पाथवेज दोनों को हर समय रिकॉर्ड करते हैं। इसमें टीम एफर्ट चाहिए होता है न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का। जी डॉक्टर अभिषेक, जब बात आती है रिहैबिलिटेशन की, तो क्या रोबोटिक्स का इस्तेमाल रिहैबिलिटेशन में भी किया जा सकता है? और दूसरी बात, स्टेम सेल को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास और कोई विकल्प उन्हें नजर नहीं आता, वो स्टेम सेल की तरफ जरूर जाते हैं इलाज के लिए। कितना उपयोगी मानते हैं आप अगर आज के दिन की बात की जाए? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने। देखिए, रोबोटिक सिस्टम्स आजकल रिहैब में पिछले 20 साल से यूज हो रहे हैं। डॉक्टर छाबड़ा ने बताया 2 तरह की इंजरी होती हैं। एक होता है कंप्लीट इंजरी, जिसमें कोई भी एहसास या मूवमेंट नहीं होता है इंजरी साइट के नीचे। उन पेशेंट्स में रोबोटिक रिहैब से इतना फर्क नहीं पड़ता है मूवमेंट इंप्रूव करने के अंदर। जी, पर जो इनकम्प्लीट इंजरीज होती हैं उसके अंदर रिया रोबोटिक का काफी रोल होता है। अगर आपको कन्वेंशनल थेरेपी मिले, साथ में रोबोटिक ट्रेनिंग मिले, तो चांसेस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मोबिलिटी काफी बढ़ जाता है। आजकल ऐसी भी मशीन्स आई हैं जिसको अपन मान लीजिए जिसको कंप्लीट इंजरी है, तो आजकल नए सिस्टम्स आए जो अपन पहन के चल सकते हैं। उसको हम रोबोटिक एक्सोस्केलेटन विद एफईएस कहते हैं।
उसके अंदर आपको पूरा एक 12 से 14 केजीज का एक सूट पहनना पड़ता है, वो वॉक जिसको रीवॉक बोलते हैं, कॉमनली वॉक अवेलेबल है। वो पहन के अपन कम्युनिटी में चल सकते हैं, पर मैक्सिमम 300 से 400 मीटर, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तीसरा चीज, आजकल नया सर्जरी आया है जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्टिमुलेशन। तो जो मरीज, जिन लोगों को कमर की चोट है और पैराप्लीजिया है, उन लोग यहाँ पर अगर एक इम्प्लांट लगाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर करंट लीड के साथ, थोड़ा सा पैरों का मूवमेंट बेटर हो सकता है, वो लोग भी चल सकते हैं। उनको साथ में वो स्टिमुलेशन मशीन के साथ में पैर में ब्रेसेस पहन के चलना पॉसिबल है। तो ये 3 नई टेक्नोलॉजीज आई हैं लास्ट 10-12 साल में, जो पैराप्लेजिक्स को चलने में हेल्प करती है। जी। तो दूसरा क्वेश्चन था स्टेम स्टेम सेल्स सेल को लेकर। जी। हाँ, हम भी उस ट्रायल्स के पार्ट रहे हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेम सेल सिर्फ रिसर्च के तौर पर यूज किया जा सकता है। अगर मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ स्टेम सेल्स का, तो मैं उसी मरीज को दे सकता हूँ जो रिसर्च में एनरोल्ड है, और उसके लिए कोई उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, स्टेम सेल के जितने भी ट्रायल्स आज तक वर्ल्ड वाइड हुए हैं, आज वो फेज 2 ट्रायल्स में चल रहे हैं, जिसका मतलब अपन ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उसका अभी फायदा है कि नहीं। और आज तक एक भी ट्रायल ऐसा नहीं आया है पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में जो पब्लिश हुआ हो, जिसमें किसी ने ऐसा किया हो कि उसने खाली स्टेम सेल दिया हो, बस किसी को स्टेम सेल एंड थेरेपी दिया हो और स्टेम सेल ग्रुप ने बेटर परफॉर्म किया हो। इसका मतलब आज की तारीख में स्टेम सेल एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, वो अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं है इन एचसीआई मैनेजमेंट। जी। तो प्लीज मैं आप सब लोगों को वापस से बोलना चाहूंगा, लोग के पास कोई तरीका नहीं होता है, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है और वो सेंटर्स ढूंढते हैं जहाँ स्टेम सेल लगाए जाते हैं। तो आज की तारीख में ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। जी, शोध कार्य चल रहा है, लेकिन शायद कुछ और समय लगेगा इसके रिजल्ट्स आने में। डॉक्टर संजय पांडे, ट्रेनिंग की बात की जाए, रिहैबिलिटेशन में जब हाथ की या पैर की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, किस तरह से उनको स्ट्रेंथनिंग करके व्यक्ति को वापस नॉर्मल लाइफ में वापस लाया जाता है? बहुत सही सवाल है आपका। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि किसी इंसान को इंजरी हो गई और वो वहां पर इंजर्ड होके पड़ा हुआ है, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद ना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जैसा छाबड़ा साहब ने बताया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, क्वाड्रिप्लेजिक है या दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है। शुरुआत में जो इंसान होता है वो शॉक स्टेज में होता है। उस वक्त जो रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, रिहेबिलिटेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, वो डिफरेंट हैं। हमारा रिहेबिलिटेशन जो है एक गोल है जो कि आपको रीएबलमेंट टू रीसेटलमेंट तक जाता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान जो एक डिसेबल्ड है उसे सिर्फ रीएबल करना है, हमें उसे रीसेटल करना है सोसाइटी में, फैमिली में। इसके लिए शुरुआती तौर पे जब वो मरीज बिस्तर पर पड़ा होता है तो हमारे सामने जो चैलेंजेज होते हैं वो होते हैं कि उसको प्रेशर इंजरी से बचाना है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शंस हैं, कैल्सिफिकेशन है, उससे उसको बचाना होता है। तो शुरुआत में हम मैट एक्टिविटीज से शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा गोल, अल्टीमेट गोल क्या है। मैट एक्टिविटी कहते हैं बिस्तर पर जो इंसान पड़े होते हैं और कौन कौन सी कार्य कर सकते हैं, जैसे करवट बदलना हुआ, जी, बिस्तर पे बैठना हुआ, बिस्तर से ट्रांसफर करना हुआ, शिफ्टिंग करना हुआ। उसके बाद फिर हमारी पहली गोल होती है उसको स्टैंड कराना, वो खड़ा हो सकता है या नहीं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें टिल्ट टेबल्स की हेल्प ले सकते हैं विथ मॉनिटरिंग। उसके बाद एक प्रॉपर एक गेट ट्रेनिंग शुरू की जाती है उनकी, जिसमें अभी हमारे पास रोबोटिक ट्रेनर आ गए हैं, हमारे पास हार्नेस असिस्टेड गेटमेंट ट्रेनिंग भी है, ठीक है जी। उसके थ्रू हम लोग उसको चलने फिरने की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। और हमारा गोल यूजुअली ये होता है कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाए तो पेशाब और मल मूत्र पर, त्याग पर उसका नियंत्रण अगर संभव हो तो हम उसे वापस ला सके, और एट लीस्ट द पर्सन कैन नेविगेट विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे क्रचेज बोलते हैं, वॉकर बोलते हैं, या विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर, सेल्फ एम्बुलेटरी और विद एम्बुलेटरी। तो रिहैबिलिटेशन एक गोल है मैम, और उस गोल को प्रयास करने के लिए हम एक टारगेट सेट करना, और टारगेट को फेज वाइज मैनर में हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट एक टीम लगी होती है जी। इसमें डॉक्टर, पीएमआर स्पेशलिस्ट, फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, और उसमें बाकी जो पैरामेडिक्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट,
और लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जी। इसमें सबसे बड़ा किसी का रोल है तो फैमिली का रोल है। क्योंकि हॉस्पिटल में तो वो इंसान हमारे बीच में है, लेकिन उसे जाना है अपने परिवार के साथ। तो हमारा प्रयास होता है इस पूरे ट्रेनिंग के प्रोग्राम में उसके परिवार के सदस्य जो उनकी देखभाल करेंगे घर पे जाके, हम उन्हें भी ट्रेन करें और ये ट्रेनिंग जो है उनके घर पे जाने के बाद भी सतत जारी रहे और जी। वो इस टीम के पार्ट रहे, उनके सहयोग करने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको रीसेटल करने में। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और साथ ही सोसाइटी का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर छाबड़ा, जब इस तरह के व्यक्ति को वापस रिलोकेट किया जाता है, सामान्य ज़िंदगी में वापस आता है, किस तरह का माहौल, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए जिसमें जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं रोज़मर्रा के कार्य करने की वो ना आए? और दूसरी बात, ऐसे लोग जो प्रभावित हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे, अगर मोटिवेशन के तौर पर बात की जाए, कहाँ तक व्यक्ति दोबारा से अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है? बहुत अहम सवाल। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की कि जो इंसान व्हीलचेयर पे हैं, जो पैरालाइज हैं, वो भी उनको इस तरह एम्पावर करें कि वो एक साधारण ज़िंदगी में वापस आ पाएँ, क्योंकि वो आ सकते हैं। उसके लिए हमें एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाना है और इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है। एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मतलब व्हीलचेयर कहीं भी जा सके, बस पे जाना है, मॉल में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, पिक्चर देखने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, व्हीलचेयर हर जगह पहुंच पाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव सोसाइटी हो, हम इन लोगों को ये ना देखें, इन पे तरस ना खाएं, हमें इनको एम्पावर करना है, क्योंकि एक साधारण जिंदगी में वापस आ सकते हैं, सारा कुछ ये कर पाएं, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करने को सब कुछ कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, उनकी तो गर्दन भी नहीं हिलती, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के चेयरमैन रहे, मेजर आलूवालिया, माउंट एवरेस्ट पे चोट के बाद वो व्हीलचेयर पे कंबाइन हो गए। उन्होंने वो कुछ करके दिखाया जो हम सब एबल बॉडीड नहीं कर सकते। तो संभव है, यस वी कैन, कर सकते हैं ये, अगर हम इनको एम्पावर करें और समाज उनको एक इंक्लूसिव सोसाइटी दे तो। जी, एक वाक्य में बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर छाबड़ा? बहुत अहम सवाल। वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये डिक्टम सबसे ज्यादा खरा होता है। हमने बात की कि एक बार चोट आ जाए तो हमेशा रह सकती है, तो इसलिए हम सब सेफ्टी रूल्स इस्तेमाल करें ताकि हमें चोट ना लगे। गाड़ी में जाते हुए सीट बेल्ट इसलिए ना लगाएं कि आप चालान से बचना चाहते हैं, आप अपनी सेफ्टी के लिए लगाएं। पीछे की सीट में भी सीट बेल्ट लगता है, तो सारी सेफ्टी रूल्स पता हो, चाहे ऊंचाई पे काम कर रहे हो, चाहे सड़क दुर्घटना से बचने के लिए प्रिवेंशन पे काम करें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय कुमार पांडे, आप सभी का इस डिस्कशन में आप शामिल हुए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचाव और उसके मैनेजमेंट के लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और जब बात आती है बचाव की, तो सेफ्टी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट ये भी कहते हैं कि सेफ्टी रूल्स इज एज सिंपल एज ABC, दैट मीन्स ऑलवेज बी केयरफुल। सो हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचाव हो सकता है और वो लोग जिनको इस तरह की कोई चोट लग चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, वो भी निराश ना हो, क्योंकि आगे जीवन में वो बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और जैसा डॉक्टर छाबड़ा ने भी कहा था कि ऐसे टारगेट्स अटेन कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी शायद सोचना मुश्किल हो। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। हम सेहत से संबंधित जानकारी आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।